अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 621 यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। प्राइवेसी ऑफ होम आर्टिकल 14 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 प्रोवाइड दैट द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू द लॉ प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। कहते हैं कि जो एक आदमी की जो इज्जत होती है और जो उसकी प्राइवेसी है होम की, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको कोई नुकसान ना हो और उसकी प्राइवेसी ऑफ होम को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगला है द आर्टिकल 14, वही चीज़ हमने दोबारा रिपीट की है। द आर्टिकल आल्सो प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ होम बट दिस प्रोटेक्शन हैव बीन मेड सब्जेक्ट टू द लॉ। इट डज नॉट मीन दैट द गारंटी कैन बी टेक अवे बाय लॉ। अब कहते हैं कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल प्रोटेक्ट तो करता है प्राइवेसी ऑफ होम को, उसको प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लॉ है वो आर्टिकल लॉ जो है वो गारंटी जो है वो ले नहीं सकता। गारंटी देता है लेकिन सम केसेस में ये गारंटी ले भी सकता है। वो किन केसेस में ले सकता है? इन ओनली मीन दैट द राइट ऑफ प्राइवेसी में बी रेगुलेटेड बाय द लॉ। फॉर एग्जांपल अ पुलिस ऑफिसर में बी परमिटेड बाय द लॉ। जैसे कि एक पुलिस ऑफिस के पास के है सर्च वारंट है किसी बंदे को गिरफ्तार करने के लिए, तब वो जो है उसकी जो गारंटी है प्राइवेसी ऑफ होम की उसको ब्रेक की जा सकती है। एक और एग्जांपल से आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको पता हो कि इस घर के अंदर दहशतगर्द है, तब भी आप उसकी जो प्राइवेसी ऑफ होम है उसको ब्रेक कर सकते हैं। टॉर्चर मीन इन्फ्लिक्शन एंड पेन टू ह्यूमन बीइंग। टॉर्चर फॉर ऑब्टेनिंग कन्फेशन इज प्रोहिबिटेड बोन हिज आर्टिकल एंड जनरल लॉ ऑफ द लैंड। टॉर्चर का क्या मतलब होता है? किसी भी इंसान को तकलीफ देना। अब उन्होंने क्या, टॉर्चर जो है वो है किसी के साथ उसके साथ जहनी दबाव या टॉर्चर करने की वजह से उससे करार लेना है, वो हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं टॉर्चर। किसी से मतलब गैर ज़रूरी अनफेयर तरीके से उसके साथ ज़्यादती करना, तो वो हमारे पास टॉर्चर हो गया, जो बहुत मोन केस में आर्टिकल के लिहाज से भी ये इलीगल है और जनरल लॉ ऑफ द लैंड जो आम हमारी जो मोरालिटी है उसके लिहाज से भी ये गलत है। बट स्टिल इन्फ्लिक्ट वैरायटी ऑफ टॉर्चर ऑन द सस्पेक्ट। जो टॉर्चर है, जो पुलिस है बहुत से टॉर्चर करती है। एग्जाम्पल आ कीपिंग, अब उन्होंने क्या है कि बहुत से टॉर्चर करती है कि रात पूरी जगाना। ठीक है, वो जो लैब होता है, उसके बर्फ़ का लैब होता है उसके ऊपर लटा देना, उल्टा लटका देना। ये तब टॉर्चर करती है जब उसको पुलिस को एक्स्ट्रा एविडेंस चाहिए होते हैं। नीचे उन्होंने इंग्लैंड का बताया है। इंग्लैंड ने जो है टॉर्चर को एज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को इंक्लूड किया, लेकिन 1989 एफर्ट वाज मेड टू कर्ब इन द क्लेम ऑफ राइट। उन्होंने कोशिश किया कि 1989 पे कि इस टॉर्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई और क्लेम ऑफ राइट नाफिज किया गया। द वेरियस टाइप ऑफ टॉर्चर इंस्ट्रक्टेड, इसमें जो इंग्लैंड में हैं जो दो ऐसे टॉर्चर थे जो अभी तक उनको याद होते हैं, उनके इंग्लैंड के जो बंदे हैं वो उससे खौफजदा हैं। एक आयरन बार, एक थंब किंग, ये दो मेजर हैं, तो ये आपने एमसीक्यू उसके लिहाज से याद रखना है। उसके बाद लिखा इन इंग्लैंड इट वाज ओनली ड्यूरिंग द क्वीन ऑफ एनी दैट टॉर्चर वाज फुली अबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो है जो क्वीन एनी थी, जब उसकी हुकूमत आई तो टॉर्चर उसमें बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल आखिर ख़त्म हो गया। इन अवर कंट्री टॉर्चर इज़ प्रोहिबिटेड बाय द वेरियस लॉ। कोई भी कंट्री है उसके अंदर जो टॉर्चर है वो नहीं करना अलाउ है। अब बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से जो टॉर्चर है फॉर इंस्टेंट अंडर सेक्शन 163 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का आर्टिकल क्या है। नो पर्सन ऑफिसर एंड एनी पर्सन इन अथॉरिटी शैल बी ऑफर एंड मेक एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट एंड प्रॉमिस फॉर ऑब्टेनिंग अ कन्फेशन। कहते हैं कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसा पर्सन किसी बंदे को लालच नहीं दे सकता कि या प्रॉमिस करे या उससे कोई थ्रेट पहुंचाए कि ये काम नहीं करेगा, तो उसे इकरार नहीं करेगा, तो तब तक उसके बाद टॉर्चर होता रहेगा, उसको अजियत दी जाएगी। या उसे कोई लालच दे दी जाए कि हाँ हम तुम्हें लालच देते हैं कि तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे, अगर तुम इकरार करते तो हम इतना तुम्हें पैसे या प्रॉपर्टी देंगे। तो इस केस में वो बता रहे हैं, इस जुमरे में वो बता रहे हैं। आर्टिकल सेक्शन 3048 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड 8060, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका आर्टिकल इट इज़ अ ऑप्शन फॉर पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड कन्फाइंग फ्रॉम हिम। अब कहते हैं आर्टिकल 1816 कहता है जो इसका सेक्शन 348 वो कहता है किसी को हम ज़बरदस्ती या
गलत तरीके से किसी को कैद करके रख लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये इकरार करो, जब तक तुम इकरार नहीं करोगे तब तक हमें छोड़ेंगे नहीं या तुम्हें मार देंगे। तो इस सूरत में भी टॉर्चर करना इलीगल ही है। उसके बाद है आर्टिकल 38 ऑफ द कवानीन शहादत 1890 से 84, ये भी इम्पोर्टेंट है सेक्शन, state that a confession that has been made to police officer is admissible as evidence against the maker. What is meant by the remedy? Remedy क्या है? It is enforcing a right and preventing a wrong. किसी wrong को prevent करने को हम कहते हैं remedy. लिखा है meaning of the right of prohibition. Right मतलब कि जो law होते हैं वो लिखे हुए होते हैं written form में, तो उसको हम कहते हैं right. ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इनमें ये चीज़ें हैं। तो अभी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, जितने भी सेक्शन आए हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, वो आपने अपने माइंड पे रखने हैं, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा आएगा। ये तकरीबन आपके 12 या 15 लेक्चर ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट है, उसमें इतना है कुछ नहीं है, सिर्फ आर्टिकल है, उनकी डेफिनेशंस हैं। Article 15 the Constitution of Pakistan 1973 provide that every citizen shall have the right to remain in subject to any reasonable restriction imposed by the law in the public interest enter and make freely throughout the Pakistan and to resident settle in any part thereof। कहते हैं कि आर्टिकल 15 कहता है कि हर बंदे का ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से आज़ादाना अपनी मर्जी से पाकिस्तान के अंदर मूव करे, पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में मूव करे, जब चाहे वो बाहर जा सकता है पाकिस्तान से, जब चाहे पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें वो तब कर सकता है जो कानून के मुताबिक हो, कानून ने जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं उसके लिहाज से हो, ये ना हो कि इलीगली हो। आर्टिकल 15 द कॉन्स्टिट्यूशन 1970 एवरी सिटीजन शैल हैव टू राइट टू रिमेन इन द पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर है। दिस राइट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये राइट फिक्स्ड है, ठीक है, अनक्वालिफाइड है। आपसे पूछा जा सकता है कि नीचे एमसीक्यूज़ में कौन सा राइट एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड है या फिक्स राइट है, तो आपने आर्टिकल 15 का लिख लेना है, या मूवमेंट ऑफ सिटीजन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है? अ सिटीजन कैन बी बेनिश्ड फ्रॉम द कंट्री हिज right to step in and step down out from the country, move freely throughout the Pakistan। वो चीज़ कह रहे हैं कि अगर एक सिटीज़न है पाकिस्तान, उसको हम कंट्री से बाहर नहीं निकाल सकते, उसका जब दिल चाहे उसको हम कंट्री से बाहर नहीं निकाल सकते, उसका जब दिल चाहे वो आ सकता है, जब दिल चाहे बाहर जा सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई हैं तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ की गई हैं, उसके लिहाज से वो कर रहे। नीचे ने हमें केस दिया है, इस केस को हम नहीं पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद है एक्सटर्नमेंट एंड इंटरमेंट। एक्सटर्नमेंट मीन टू लिविंग अ सर्टेन एरिया, इंटर्न मीन नॉट लिविंग टू सर्टेन एरिया, यानी कि एक जगह में हम जगह को छोड़ते हैं और जब जगह को ना हम छोड़ें तो इंटरमेंट होता है, लेकिन बोथ केस में हम अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली इंक्लूड टेक अवर इन अ पब्लिक मीटिंग, पोजेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मीन अवामी इज्तमायत, जालूस या मुजाहरे वगैरह जो होते हैं वो। उर्दू अंडर इंग्लिश लॉ अंडर द फ्रीडम इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ असेंबली आर इन फैक्ट इन लिबर्टीज एंड नॉट राइट। फ्रीडम ऑफ असेंबली मीन दैट देयर इज नो लॉ फॉरबिडिंग पब्लिक टू असेंबली। कह रही हैं कि जो इख्तिजाज करना है ये जो अकॉर्डिंग टू लॉ इलीगल नहीं है। कानून ने ये मना नहीं किया कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हैं। If a number of people choose to go to the same place at the same time, अब बता रहे हैं कि क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि बहुत से लोग जो मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम एक खास जगह पर जाएंगे खास टाइम पे, दिस इज नॉट अनलॉफुल, ये अनलॉफुल नहीं है। प्रोवाइड दे कीप विद द लिमिट ऑफ द लॉ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली, लेकिन ये तब वो कर सकते हैं जब वो अकॉर्डिंग टू लॉ की जो लिमिट्स हैं उसके लिहाज से वो चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज ये इलीगल भी हो सकता है। ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन विच प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। ये भी एग्जाम्पल के लिहाज से एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन किसका पार्ट है, यूरोपियन कन्वेंशन। क्या ब्रिटेन यूरोपियन कन्वेंशन के अंदर क्या आता है ब्रिटेन। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 Every citizen shall have the right to assembly peaceful without the armed subject to an। अब वही कह रहे हैं
उसी आर्टिकल थोड़ा सा हमने चेंज किया, वो कह रहे हैं कि हर बंदे का राइट है कि वो अपनी कंट्री के अंदर मूव कर सकता है, तजारत कर सकता है अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन विदाउट आर्म, किसी को नुकसान दिए बगैर पीसफुल पुरअमन एहतजाज करना, जो आपने वर्ड सुना होगा, पुरअमन एहतजाज कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके लिए वो जो लॉ है वो नहीं मना करता। उसके बाद नीचे उन्होंने हमें यही चीज़ बार बार बताई हुई है, मुख्तलिफ वे से डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद फिर केस है हमारे पास डिटरमाइनिंग एंड डिसनेबलनेस ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन। इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसमें जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो लगाई गई हैं। In determining the reasonable restriction, survival circumstances have been taken into consideration, including the condition prevailing at that time. अब वो कहते हैं कि इस केस में जो है हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली में, इसमें मुख्तलिफ मतलब फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा कत्ल करता है तो उसको हमने सज़ा देनी है फांसी की सज़ा होगी, ठीक है, ये फिक्स्ड है, फिक्स स्टैंडर्ड है। लेकिन जो हमारे पास इस केस में जो आती हैं हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली में, उसमें कोई फिक्स केस नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे पास जो प्रिवेलिंग कंडीशन क्या चल रही है, उस जगह की, कंट्री की क्या कंडीशन है, नेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे इसको डिटरमाइन करती हैं कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी, ठीक है। देख इधर ये लिखा हुआ है, दे कैन नॉट बी लेट डाउन एनी एब्सोल्यूट एंड फिक्स स्टैंडर्ड बाय विच द रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फंडामेंटल राइट में बी टेस्ट, बट इट कैन बी सेफली अज्यूम डैट। ये सारी चीज़ें वो लिखी हैं जो मैंने आपको 2 लाइनों में बता दिया। उसके बाद है जी वही चीज़ बार बार लिखी हुई है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली एसोसिएशन होता क्या है? एसोसिएशन के मतलब यानी कि बहुत से लोग मिलकर एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, अपनी एक यूनियन बना लेते हैं, अपनी सोसाइटी बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन फॉर्मिंग एंड बिलोंगिंग टू पॉलिटिकल पार्टी एंड ट्रेड यूनियन सोसाइटी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब उन्होंने कहा कि फ्रीडम एसोसिएशन का मीन के मतलब कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, अपनी यूनियन बना लेते हैं, वो हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। A person is a liberty to join an association provided it does not mean to criminal conspiracy under the criminal law। अब वो कहते हैं एक पर्सन को ये तो राइट है कि वो अपनी मर्जी से जो है अपनी जो यूनियन है वो बना सकता है, सोसाइटी बना सकता है, लेकिन उसके पास ये राइट नहीं है कि वो ऐसी एसोसिएशन यूनियन को ज्वाइन करे जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या क्रिमिनल साजिश में वगैरह में इन्वॉल्व हो, ऐसी में नहीं कर सकता। वो जरूर कर सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ जो की हैं वो सारी। आर्टिकल 17 of the Constitution of Pakistan 1977 provide that every citizen shall have the right to form the association and the union subject to reasonable restriction। वही चीज़ बार लिखी हुई है कि उसे अलाउ है कि रिस्ट्रिक्शन करे इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरन एंड इंटीग्रेट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास यहाँ एंड सेक्शन 2 पे लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन नॉट बीइंग द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो कहते हैं कि एक, जैसे कि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर 2 लोग काम करते हैं, एक प्राइवेट अदारा काम करता है और पब्लिक अदारा काम करता है। जो पब्लिक अदारा काम करता है वो गवर्नमेंट को सर्व करता है, लेकिन जो प्राइवेट अदारा काम करता है वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता। गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली सर्व करता है लेकिन उस तरह उसका पार्ट नहीं होता। उनके नॉट सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट के अदारे में सर्विस नहीं देते, प्राइवेट अदारों में काम करते हैं, शैल हैव द राइट टू मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल। भी राइट है कि वो अपनी यूनियन वगैरह पैदा करेंगे। ये सारी बातें हमारे माइंड में हो सकता है कि ऐसा जो गवर्नमेंट में काम करते सिर्फ उन्हीं का राइट है, नहीं, जो प्राइवेट अदारे उनका भी राइट है कि वो करें, लेकिन ये वो कर सकते हैं, इनको चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो फेडरल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं वो सारी। और ये 15 डे ऑफ सच डिक्लेरेशन, तो ये डिक्लेरेशन जो है इसके डेज कितने, 15 अकॉर्डिंग टू द लॉ हम इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद 3 फ्रीडम ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 17। ये भी सवाल शॉर्ट क्वेश्चन से आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो कौन सी फ्रीडम जो है आर्टिकल कौन कितनी फ्रीडम को सपोर्ट करता है। एक आर्टिकल ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, तो आर्टिकल फ्रॉम यूनियन एंड आर्टिकल फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। ये 3 किस्म की एसोसिएशन है जो उसको सपोर्ट करता है। उसका है विशियस लायबिलिटीज। इसमें ये होता है कि जब सुपीरियर पार्टी जो होती है वो क्या करती है, कुछ एक्शन इम्पोज करती है सब ऑर्डिनेट में। वो एक्शन इम्पोज करती है सब ऑर्डिनेट में। वो एक्शन क्यों इम्पोज करती है, क्योंकि
कोई दूसरी पार्टी के साथ उसका कोई रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से, और जो सब ऑर्डिनेट है वो सफ़र करता है, तो ये सारी हमारे पास इस पे आती हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास आती है पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, फर्म, यूनियन एंड सोसाइटी एंड क्लब वगैरह। आगे हमारे पास है जी डॉक्यूमेंट containing aim and objective. When a person combine together for the common objective, they generally set out their aims and objective in a document and set up some kind of organization structure to regulate. आप कहते हैं जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं एक कॉमन पर्पस में, they generate set out their aim and objective in a document. तो वो क्या मोस्टली क्या करते हैं, जनरली वो लिख लेते हैं अपने एम और ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड सेट अप द सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू रेगुलेट द एक्टिविटी, और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी काम करेगी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। हाँ, उन्होंने सेलेक्ट किया और वो रेगुलेट करेगी बिजनेस को। दे में एसोसिएशन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, और जो एसोसिएशन है वो जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल पर्पस के लिहाज से हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रमोशन कर रही है साइंस, आर्ट एंड कल्चर वगैरह की। तो यही चीज़ आगे हमें लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द डिसोल्यूशन ऑफ इमदादी कंपनी बाय द अनडिजायरेबल कंपनी की। अगर हम कंपनी को ख़त्म करते हैं तो आर्टिकल 1958 के लिहाज से ख़त्म करेंगे। अगर हम रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी को करेंगे तो 1958 के लिहाज से करेंगे। तो ये हमारे पास इस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं MCQs के लिहाज से। उसके बाद है हमारे पास राइट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये जो हमारे पास आर्टिकल 99 है, इस आर्टिकल को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि जितने भी आगे चैप्टर हैं उसमें आपको ये आर्टिकल 90 इज नॉट अ कन्फाइंड टू केस वेयर द पर्सन अगेंस्ट। बेसिकली जो आर्टिकल 99 है इसका एक ग्रेट स्कोप है। ये आर्टिकल इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जुरिडिक्शन के अंदर जो लैकनेस है उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि कोई चीज़ अगर बहुत अव्वल लिखी हुई है उसको कम किया जाए और जो कम लिखी है उसको ज़्यादा किया जाए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं इसमें ये होता है कि हमें लगता है कि एक बंदा उसके जो राइट है, कोई बंदा कोई काम करता है उसका राइट जो है वो नहीं पूरे हो रहे एक बंदे के काम करने की वजह से, तो यहाँ इलीगल दिया। अब कोर्ट अलग अलग तो ये नहीं कह सकता ना कि ये बंदा ये काम करेगा तो उसको ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन होगी। तो ये इसलिए आर्टिकल 19 यानी कि जब सब अदालतें खामोश हो जाती हैं तो तब ये फैसला करते, इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। ये खुद ही आर्टिकल 9 बहुत वसी है, जब जो भी उसमें फैसला हो सकता है। तो दिस आर्टिकल इज अ ओमिबस आर्टिकल, ये भी आपने याद रखना कि ओमिबस आर्टिकल है, ठीक है। और यहाँ एक लाइन मिलेगी, आर्टिकल 90 इज अ वेरी वाइडर इन स्कोप एंड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कलेक्ट द सेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट फंक्शनर which suffer either from a lack of jurisdiction and excess of jurisdiction। वही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, if a citizen of the country are the deprivated of the guarantee given to them under the constitution illegally, अगर वो किसी महरूमी का शिकार हो रहा है किसी की वजह से, तब भी आर्टिकल जो है तब उसका काम बनता है कि वो उसको ख़त्म करे या उसको सॉल्व करे। तो ये अपने आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ लेना है कि ये बार बार आपको मिलेगा आर्टिकल आगे। उसके बाद है जी फ्रीडम ऑफ अ राइट बिजनेस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 18 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन may be prescribed by the law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession। वो कहते हैं कि आर्टिकल 18 ये भी अलाउ करता है कि हर बंदे के पास राइट है वो अपनी मर्जी से प्रोफेशन को ज्वाइन करे, चाहे वो लॉफुल प्रोफेशन में आए, चाहे वो ऑक्यूपेशन कोई शोबा अख्तियार कर ले, कोई और ऑक्यूपेशन अख्तियार कर ले, चाहे तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। उसके बाद नीचे वही डेफिनेशन बयान की है, प्रोवाइड डेट नो थिंग आर्टिकल शैल प्रिवेंट, इनमें से कोई भी चीज़ मना नहीं है। द रेगुलेशन ऑफ एंड ट्रेड एंड प्रोफेशन बाय द लाइसेंस एक्टिविटी, कि हम अपनी ट्रेड जो हम बिजनेस करें उसको हम बाय लाइसेंस एक्टिविटी के साथ रेगुलेट करें। द रेगुलेट ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है सिंपल, यही चीज़ वो लिखी हुई है बार बार, उनके मुनीज से दैट द लॉ फॉर कंप्लीट बाइंडिंग ऑफ अ प्रोफेशन। वो कहता है कि मुनीर कहते हैं
वो कहता है कि मुनीर कहता है कि वो जो कहता है कि हर लॉफुल जो प्रोफेशन है, लॉफुल जो बिजनेस है वही किया जा सकता है, और जो अनलॉफुल एक्टिविटी है बिजनेस वगैरह है वो नहीं किया जा सकता। अनलॉफुल इज कॉमन मीन एनी अदर फॉरबिडेड बाय द लॉ, उसको मना किया गया है। उसके बाद उन्होंने हमें एक केस दिया हुआ, राइट टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस इज द वैल्यूएबल एसेट। द राइट फंडामेंटल राइट ऑथराइज द रेगुलेट ऑफ एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन बाय द लाइसेंस एक्टिविटी दे स्टेट देयरफॉर मे बी लॉ डायरेक्ट एट सर्टेन ट्रेड एंड प्रोफेशन। अब उन्होंने क्या कि ये इन बंदे का राइट है कि वो अपनी बिजनेस को रेगुलेट कर सकता है बाय लाइसेंस के ज़रिए, लेकिन ये देखें जैसे कि हम कुछ चीज़ों में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, कुछ चीज़ों में लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। जिसमें लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड होता है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जिसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है उसमें हम लाइसेंस लेकर कर सकते हैं। कि लाइसेंस लेने के लिए उनके राइट टू अप्लाई फॉर लाइसेंस वैल्यूएबल आ सकती है। लाइसेंस लेने के लिए एक खास टाइम नहीं है, आपका जब दिल चाहे आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ पैराग्राफ में लिखी हुई है। उसके बाद है गवर्नमेंट एंड ट्रेडिंग एंड मोनोपोलीज। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली बेसिकली वो होता है जब बहुत सी बिजनेस काम कर रहे होते हैं तो एक बंदा जो होता है वो एक यूनिक चीज़ बनाता है, तो वो जब चाहता है अपनी प्राइस को हाई कर लेता है और जब चाहता है अपनी प्राइस को लो कर लेता है। जैसे कि हमारे मुल्क में वापटा है, जब वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जब चाहे उसकी प्राइस कम हो जाती है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, क्योंकि पता है उसने क्या करना है। हाई प्राइस करेगा तब भी लोग खरीदेंगे, लो प्राइस करेगा तब भी खरीदेंगे, लोगों की मजबूरी है बिजली। Article 18, the Pakistan Constitution permitted the government and the government control corporation to have a monopoly in any trade, business, industry and services। अब कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये कंट्रोल है कि वो चेक करे मोनोपोली को, जो बिजनेस के अंदर जो मोनोपोली है उन पे कंट्रोल रखे। गवर्नमेंट का कहते हैं गवर्नमेंट का ये कंट्रोल जो सर्विस के अंदर है उसको कंट्रोल रखे। बट द क्लॉज डज नॉट परमिटेड द स्टेट टू प्रोफेस एनी प्रिविलेज ऑन अ प्राइवेट पर्सन कॉर्पोरेशन। अब वो कहते हैं कि सपोर्ट नहीं करती कि कोई बंदा उस पर होल्ड रखे मोनोपोली पे, अगले बंदे की देखे कि उसको क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे मेयर करना है, उसको चेक कर बैलेंस को बंदा करे। गवर्नमेंट इस चीज़ को जो ये क्लास है वो सपोर्ट नहीं करती, जस्ट गवर्नमेंट कर सकती है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद सेफ गार्ड अगेंस्ट द टैक्सेशन ऑफ द पर्पस ऑफ पार्टिकुलर रीजन। आर्टिकल 21 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 प्रोवाइडेड नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स। हम कहते हैं कि आर्टिकल 21 कहता है किसी बंदे को हम मजबूर नहीं कर सकते कुछ स्पेशल टैक्स इम्पोज करे, मतलब स्पेशल टैक्स दे, चाहे वो रीजनल ही क्यों ना हो। जैसे कि आप देखें हमारे मुल्क में जो इस्लामी कम्युनिटी है वो क्या करती है, उशर वगैरह, लेकिन उस पर कंपल्सरी नहीं है। हर साल में जो रमज़ान में बैंक वगैरह काट लेते हैं। अगर वो उनको नोटिस दे दे या लिख के दे दे या उनको रिस्ट्रिक्शन ना दे कि वो खुद देगा या वो ना काटने, तो बैंक नहीं काटेगा। तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन को स्पेशल टैक्स नहीं हम ले सकते अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके बाद हमारे पास जी है इन ऑर्डर टू, कुछ टैक्स हम स्पेशल ले सकते, जैसे कि हम बेसिक नेसेसिटीज़ देने के लिए, बेसिस जो है सर्विसेज देने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसमें तो वो कंपल्सरी है, लेकिन कोई ख़ास स्पेशल टैक्स देने के लिए वो कंपल्सरी नहीं है। नीचे ने हमें बताया कि टैक्स और फ़ी में क्या डिफरेंट है। देखिए फ़ी जो होती है वो जो एक बंदा होता है, बंदे से हम सर्विस लेते हैं वो डिमांड करता है, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी जो डिमांड करती है वो टैक्स डिमांड करती है फॉर द अगेंस्ट ऑफ अ सर्विसेज। तो ये दोनों चीज़ें को अगर हम लोग मिला लें तो ये गलत बात है कि टैक्स और फ़ी दोनों ही डिफरेंट चीज़ हैं। यहाँ लिखा भी होगा देयर इज़ नो जेनेरिक डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स एंड फ़ी। दोनों में कोई इतना खास डिफरेंट नहीं, बट आर द डिफरेंट फॉर्म इन द टैक्सेबल पर्सन मिसफेस्ट इन इटसेल्फ, यानी कि दोनों आपस में डिफरेंट हैं, आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। दोनों में ही हम दे रहे हैं, एक बंदा आम बंदा टैक्स एक गवर्नमेंट को दे रहा है, एक बंदे को दे रहा है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट है। उसके बाद आर्टिकल 99 सेम चीज़ वही लिखी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 19 एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस सब्जेक्ट टू अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप द फॉरेन स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर वगैरह। अब वो कहते हैं कि आर्टिकल जो है 19 है वो कहता है कि हर बंदे के पास राइट है कि वो अपनी फ्रीली अपनी बातों को स्पीच कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकता है। अब इनके इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम कि वो कर तो सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो इस्लाम के बारे में बोले,
इंटेग्रिटी यानी इस्लाम की इज़्ज़त के बारे में बात करे, सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिफेंस के बारे में बात करिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट, जो फॉरेन स्टेट हैं, जो जिन स्टेट के साथ पाकिस्तान का अच्छा रिलेशनशिप है उनके बारे में बात करिए, पब्लिक ऑर्डर करे उसके बारे में बात करिए, मोलैरिटी के बारे में बात करें, कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत के बारे में करे या अदालत की तौहीन करे, डिफ्लेमेशन यानी कि बदनामी करे या गद्दारी या बगावत पैदा करे, कमीशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑप्शन, तो ये किसी रोंग के बारे में उकसाए लोगों को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल के अंदर मना है, इनके बारे में फ्रीली स्पीच या एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसके बाद वही चीज़ें एक्सप्लेन किया, लिमिटेशन ऑफ द फ्रीडम एक्सप्रेशन, वही चीज़ें इन्होंने की लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया हुआ है। वह कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड सेडिटेशन यानी कि ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड सेडिटेशन यानी कि वो कहते हैं कि लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम स्पीच में इंक्लूड है यानी कि बगावत ना हो, ठीक है, आपने बगावत नहीं करनी, ठीक है, इंसाइटमेंट ऑफ अ रेसिकल हेट यानी कि आपने मज़हब के बुनियाद पर किसी को उकसाना नहीं है, तौहीन अदालत नहीं करनी, इंसाइटमेंट ऑफ इम्यूनिटी एंड डिफेक्शन, अदम एतमादी पैदा नहीं करना आर्मी फोर्स में और पुलिस के दरमियान, दे अदर लिमिटेड एंड डिफ्लेमेशन एंड सिविल क्रिमिनल यानी कि हम कोर्ट की बदनामी नहीं करनी, उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना, फाशी नहीं पैदा करनी, सारी रिस्ट्रिक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ। आगे यहाँ लिखा हुआ है तो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन बाय दिस एरिया ऑफ लॉ ऑन द न्यूज़पेपर, वो सारी रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर इम्पोज की जाती हैं जो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न वगैरह में मीडिया में यानी कि इम्पोज की गई वो सारी रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर आती हैं। उसके बाद है स्पीक ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेस, स्पीक ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेस, अलेक्जेंड्रा है द लिबर्टी ऑफ फ्रीडम इज द राइट टू पॉलिश विद द ट्रूथ एंड, वो कहती है कि हर बंदे के पास राइट है कि वो अपनी बात को कहे लेकिन सच के साथ, गुड मैनर के साथ, और जस्टिफाई एंड करे थ्रू द रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्रेट। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रीडम में एक बात ये लिखी हुई है कि इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन होता क्या है, जब हम अपने माइंड और अपने थॉट या अपने मुंह के साथ कुछ चीज़ बोलते हैं, राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, पिक्चर के साथ अदर मोड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आती है। आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी सोसाइटी में क्या होता है, एक बंदा आज़ादाना हर चीज़ कर सकता है, अगर वो अपने विजन को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपनी थॉट को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बन सकती। उन्होंने वही चीज़ बताई, इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी इस्लाम, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली रिलेशनशिप एटसेट्रा वगैरह। अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, के तौहीन अदालत जो है क्या अगर अदालत के बारे में कोई बंदा कंटेम्प्ट कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत करता है, अदालत की तौहीन करता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 204 लगता है अकॉर्डिंग 73। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1976 के कुछ प्रोविजंस हैं वो लिखी हैं। abuse and interferes with the obstruct the process of the court in any way and disobey an order of the court, वो कहते हैं या तो आप कोर्ट के बारे में गलत वर्ड यूज़ करें, इंटरफेयर जो कोर्ट फैसला करे या कोर्ट के प्रोसेस में इंटरफेयर करें, ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस यानी कि कोर्ट में कोई प्रोसीजर है उससे हम उसमें रुकावट पैदा करें, या कोर्ट का ऑर्डर ना माने, तो पहली हमारे पास जो आता है क्लॉज ना माने, तो पहली हमारे पास जो आता है क्लॉज वो ये कहता है। दूसरी कहती है स्टैंडर्डाइज द कोर्ट अदरवाइज डज नॉट एनीथिंग विद टेंड टू ब्रिंग द कोर्ट एंड जज इन अ इलेक्शन। अब हम कहते हैं कि हम स्टैंडर्डाइज द कोर्ट, स्टैंडर्डाइज ना करें कोर्ट को, यानी कि हम ये ना करें कि जो है कोर्ट है उसने ऐसा फैसला नहीं किया, कोर्ट ऐसा है, कोर्ट वैसा है, जज में जो उसने फैसला किया है वो एक दूसरे को जानते थे, उसने सही फैसला नहीं किया, उसने रिश्वत ले ली, ये सारा बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आता है। उसके बाद थर्ड है डज एनी विच लीड टू प्रीजुडिक द डिटरमाइंड बिफोर द कोर्ट। अब वो कहते हैं थर्ड क्लास कहती है कि अगर कोर्ट की फैसला कर, अभी उसने फैसला नहीं दिया और अगला बंदा उसको जाकर, ठीक है अभी फैसला नहीं, अगला बंदा जाकर उसको पकड़ लेता है, उसको मारता है, पीटता है, तो तब भी तो हिन्ने अदालत करेंगे क्योंकि अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं, कोर्ट ने अपनी जो फैसला नहीं सुनाया। नंबर 4 डज एनी अदर थिंग विच बाय जो फैसला नहीं सुनाया।
नंबर 4, डज एनी अदर थिंग विच बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट, कि कोई भी चीज़ ऐसी ना करना जिससे तौहीन अदालत हो, वो सारी चीज़ें मना के कंटेम्प्ट टू द कोर्ट। लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वही चीज़ हमारी रिपीटेड है। अगला है आर्टिकल 28। आर्टिकल 20 ऑफ द 1973, एवरी सिटीजन शल हैव द राइट, उनके कहते हैं हर एक बंदे के पास राइट है कि वो अपने रीजन को अपनाए, उसको प्रैक्टिस करे, उसको कोई पाबंदी नहीं। एवरी रीजन डोमिनेशन एंड एवरी सेट देयर ऑफ शेल बी, वो कहते हैं कि हर एक रीजन जो है एक उसकी ख़ास वैल्यू है, ठीक है। हर बंदे के पास राइट है कि वो जो रीजनल इंस्टीट्यूशन है उसको स्टेबलिश बनाए, मेंटेन करे, मैनेज करे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद ये नीचे उन्होंने वही बताया हुआ है। अब रीजन उन्होंने बताया, द रीजन इज़ द मैटर ऑफ अ फेथ एंड सेट ऑफ गाइडलाइंस। तो रीजन जो है मैटर ऑफ स्टेट है, मैटर ऑफ फेथ है जिसमें बिलीफ नॉर्म्स आ जाते हैं, एंड सेट ऑफ गाइडलाइंस के गाइडलाइंस है कंसर्निंग द ह्यूमन स्पिरिट एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली in the form of patient in the form of patient in the form of practice। उसके बाद हमारे पास जी वही चीज़ उन्होंने बार बार किया हुआ है। अगला है सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। अच्छा, यहाँ उन्होंने थोड़ी बात की है। वो कहते हैं कि जी अगर एक रीजन जो है वो इमोरलिटी काम करता है, इमोरलिटी पैदा करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ बताया कि एक रीजन है वो कहता है कि एक्सप्लोर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी ह्यूमन बॉडी को दिखा सकते हैं। देन इन प्रैक्टिस लीड ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर, ये चीज़ तो आती है पब्लिक डिसऑर्डर में आती है। देन द लेजिस्लेशन इन स्टेप टू रेगुलेट द रीजन प्रैक्टिस, इसको बंद करेगी। अब नीचे एक और बात किया, अगर ये बंदा जो है फाशी फैलाता है, सिर्फ अपने परवेटली करता है, तब तो ये क्वेश्चन रेज नहीं होता कि उसने पब्लिक डिसऑर्डर, क्योंकि हर बंदे को ऊपर कहा है कि आज़ादी है कि वो अपने विजन को अपनाए, उसको प्रैक्टिस करे, उसको कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर वो पब्लिकली करता है तो वो रोंग कर रहा है, तब पब्लिक डिसऑर्डर होता है। जैसे कि अब क्रिसमस है, क्रिसमस में जो है जो क्रिश्चियन है उनको चर्च के अंदर शराब पीना जायज़ है, वो पीते हैं, तो लॉ के लिहाज से वो इलीगल नहीं है, क्योंकि वो अपनी इबादत के गाह के अंदर कर रहे हैं और उसके अंदर है। लेकिन अगर वो उसके बाहर आकर रोडों में पीना शुरू करते हैं तो वो इलीगली है, तो वो कानून के लिहाज से वो मना है। तो इस लिहाज से आपसे कोई केस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 22। अब उनके नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट 22। अब उनके नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव द रीजनल इंस्ट्रक्शन टू टेक इन द रीजनल सेरेमनी। अब कहते हैं कोई भी दूसरा मज़हब रखने वाला, जैसे कि इस्लाम का मज़हब रखने वाला, कोई क्रिसमस की कोई चीज़ अटेंड नहीं कर सकता जो उसकी रीजनल चीज़ें हों, जैसे कि रीजनल उसके बाद इबादत गाह नहीं अटेंड कर सकता, उसकी सेरेमनी नहीं अटेंड कर सकता, ये सारी इस पर आती हैं। उसके बाद है हमारे पास जी है आर्टिकल 23। वो कहते हैं कि हर एक बंदे के पास ये राइट है, एवरी सिटीजन शल हैव द राइट टू एक्वायर एंड होल्ड, कि हर बंदे के पास राइट है कि वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी ले, उसको होल्ड रखे, चाहे तो होल्ड रखे, चाहे तो वो बेच दे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो लाजमी है कि उससे कुछ मुआवजा भी दें, ऐसी नहीं कोई चीज़ें उठा के ले लें। एक ये बता रहे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड में बता, ऐसी नहीं कोई चीज़ें उठा के ले लें। एक ये बता रहे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड में बता द कंपल्सरी एक्वायराइजेशन ऑफ लैंड विदाउट द कंपनसेशन फॉर, जब हम विदाउट मुआवजे के लेते हैं तो किस वजूहात को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, किसी बचाव के लिए, डेंजर टू लाइफ, किसी लाइफ के जो नुकसान है उसको बचने के लिए, प्रॉपर्टी इन पब्लिक हेल्थ, एनिमी प्रॉपर्टी हो सकती है, सारी चीज़ें जो हैं जिसमें हम कंपनसेशन विदाउट कंपनसेशन प्रॉपर्टी लेते हैं। कंपनसेशन इक्वालाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट द कंपनसेशन फ्रॉम द पर्पस, यानी कि हम कोई ज़मीन है उसको विदाउट मुआवजे के ले लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन मेडिकल एड के अंदर बंदों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको एजुकेशन और मेडिकल सहूलतें फराहम करना, प्रोवाइडिंग हाउसिंग पब्लिक फैसिलिटी, जो पब्लिक फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के, रोड वाटर वगैरह होता है जो है, वो कहते हैं वो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बीमार है, कमज़ोर हैं, उनको सर्व करने के लिए हम विदाउट कंपनसेशन रिक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी नंबर आता है
लेसन नंबर 29 में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, इसमें कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बार बार जो आर्टिकल्स हैं वो इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। ये आर्टिकल मैंने आपको बता दिया था, वो वही आर्टिकल है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 26 भी हो गया। आर्टिकल 27 कहता है जी, आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड टू अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं किसी बंदे को हम जॉब के लिए ऐसे हायर नहीं कर सकते, मतलब डिस्क्रिमिनेशन बुनियाद पर हायर नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि ये काला है, ये इस कास्ट का है, ये इस रेस के, इस रीजन के, इसको हम जॉब के लिए हायर ना करें, ये सारे जो है इलीगली है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 28, वो कहता है कि हर बंदे को अपनी लैंग्वेज बोलने का हक है। अगर हमारी कौमी ज़बान उर्दू है तो हम उसे बोल सकते हैं, लेकिन सम केस में, अब जैसे हम कहें कि हम बिज़नेस में जो है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं गलत है, तो हम ये जो है अगर हम चाहें तो बिज़नेस में अगर वो एक्सेप्ट होती है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हर बंदे को ज़्यादा ऐसे था कि वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करे, अपने कल्चर को प्रमोट करे, इसमें कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ हर चीज़ करे। उसके बाद हमारे पास आता है जो फंडामेंटल राइट, आपका लास्ट ये टॉपिक है। तो इसमें आर्टिकल 15 में वो कहते हैं कि हर सिटीज़न जो है इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ बिफोर लॉ। लॉ से आने से पहले हर इंसान जो है इक्वल है, फितरतन भी हम लोग का जो है इक्वल हैं। इंटायर टू इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ, और जो लॉ होता है सबको इक्वली प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स अलोन, कोई डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउ नहीं है स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड। वो कहते हैं कि ये आर्टिकल इस चीज़ से नहीं रोकता कि स्टेट को इस चीज़ से नहीं रोकता कि वो एक स्पेशल लॉ बनाए फॉर वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। इससे चीज़ से नहीं रोकता कि जैसे कि हमने कहा कि एक किस्म का स्पेशल प्रोटोकॉल कह सकते हैं वुमेन और चाइल्ड्स को मिलेगा, लेकिन फॉर द प्रोटेक्शन के लिए मिल रहा है, जैसे कि हम लोगों के लेबर राइट हो गया एल्सेट्रा वगैरह, उनके इक्वलिटी बिफोर द लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन इन द लॉ। अब उन्होंने क्या कि तमाम चीज़ें उन्होंने बताएंगे नीचे, वो एक्सप्लेन किया कि तमाम इंसान जो है लॉ के लिहाज से इक्वल होने चाहिए, तमाम इक्वल हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया हुआ कि जो ये दो एक्सप्रेशन उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, एक एक्सप्रेशन इस लिहाज से डिवाइड कर, दूसरा एक्सप्रेशन इस लिहाज से डिवाइड कर दिया। यानी लिखा है एवरी पर्सन, जो भी पर्सन जो है किसी भी रैंक और पोजीशन है जो एक आम बंदे पर कोर्ट के रूल फॉलो हो रहे हैं वो फॉलो होंगे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर उस पर भी सेम रूल फॉलो होगा, जो आम बंदा है उस पर भी सेम रूल फॉलो होगा अगर वो एक रॉन्ग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी सेकंड, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ दैट प्रोटेक्ट द सिक्योर इन द एंजॉयमेंट ऑफ द, यानी ने कहा कि हम जो है इक्वल प्रोडक्शन होती है, किसी को फेवरेटिज्म नहीं दी जाती, ये सारी चीज़ों ने लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ द वर्ल्ड लॉ इन द इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज इन जेनेरिक सेंस, ये जेनेरिक सेंस यूज़ किया गया। दूसरा जो है वो लॉ प्रोडक्शन ऑफ डोनेट स्पेसिफिक लॉ, वो डोनेट करता है स्पेसिफिक लॉ को। तो इसमें ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं। दैन आगे कोई आर्टिकल आई थिंक सो नहीं है, सारी चीज़ें इस चैप्टर को आपने एक दफ़ा पढ़ लेना बस, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।